नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। पिछले हफ्ते बाजार में बुल्स ने जबरदस्त वापसी की थी और निफ्टी फिर से 25,000 के ऊपर बंद हुआ था। लेकिन शुक्रवार रात अमेरिकी बाजारों में जोरदार गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स करीब 2% और नैस्डैक करीब 3.5% टूट गया, जिसका असर हमारी मार्केट पर भी सोमवार को दिख सकता है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह रही डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी, जिसमें उन्होंने चीन पर 100% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इससे ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ी है और सभी इंडेक्स पर दबाव दिखा। अब बात करते हैं इस हफ्ते के बड़े ट्रिगर्स की। सबसे पहला रहेगा भारत का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, जो 13 अक्टूबर यानी कल बाजार बंद होने के बाद आएगा। फिलहाल डेटा पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, लेकिन कोई बड़ा सरप्राइज आया तो मार्केट पर सीधा असर पड़ सकता है। दूसरी ओर अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा 15 अक्टूबर को आने वाला है, लेकिन वहां गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है, इसलिए डेटा टल भी सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये अनसर्टेनिटी मार्केट के लिए नेगेटिव साबित हो सकती है। ट्रेड डील को लेकर भी उम्मीदें बढ़ी हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई थी और पीएम ने उन्हें माय फ्रेंड कहते हुए कुछ पॉजिटिव संकेत दिए थे। अगर ट्रेड डील पर कोई भी अच्छी खबर आई तो मार्केट में तेजी लौट सकती है। फिलहाल सबकी नज़र ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर भी रहेगी, क्योंकि उनके एक पोस्ट या ट्वीट से ग्लोबल मार्केट में भारी हलचल आ रही है, चाहे इक्विटी हो, क्रिप्टो या कमोडिटी मार्केट। एफआईआई और डीआईआई की गतिविधियां भी अहम रहेंगी। पिछले कुछ दिनों में एफआईआई की वापसी दिखी थी, लेकिन अब देखना होगा कि ट्रंप के टैरिफ कदम के बाद वे फिर बिकवाली करते हैं या नहीं। डॉलर रुपी रेट की बात करें तो रुपया कमजोर होकर 88 के पार चला गया है और अब नजर 89 पर है। वहीं गोल्ड को ट्रंप की अनिश्चितता का फायदा मिला है और इसमें फिर से मजबूती दिख रही है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर भी दबाव है। बिटकॉइन और इथेरियम दोनों में 5 दिन में 3.5% तक की गिरावट देखी गई है, क्योंकि ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट कमजोर हुआ है। क्रूड ऑयल में भी भारी गिरावट आई है, क्योंकि चीन पर टैरिफ लगने से ग्लोबल डिमांड घटने का डर है। इससे तेल की कीमतों में ठंडक आई है, जो भारत जैसे देशों के लिए पॉजिटिव है। ऑप्शन चेन की बात करें तो निफ्टी ने 25,000 के ऊपर अच्छे सपोर्ट बनाए थे, लेकिन अब देखना होगा कि ग्लोबल कमजोरी के बीच ये सपोर्ट टिक पाते हैं या नहीं। अब बात करते हैं मार्केट एक्सपर्ट विजय केडिया जी के इंटरव्यू के बारे में, जिसमें उन्होंने कुछ खास सेक्टर्स और थीम्स पर अपना भरोसा जताया है। वो इस समय टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटल्स, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भारत की आने वाली ग्रोथ का इंजन मानते हैं। उनका कहना है कि खासतौर पर टूरिज्म में भारत के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बस इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइजीन को बेहतर बनाने की जरूरत है। साइबर सिक्योरिटी को उन्होंने एक उभरता हुआ सेक्टर बताया है, जहां अभी शुरुआत है, लेकिन आने वाले समय में इसमें बहुत तेजी देखी जा सकती है। उन्होंने खुद कुछ साइबर सिक्योरिटी कंपनियों में निवेश भी किया है। एआई और रोबोटिक्स को लेकर उनका नजरिया साफ है। अभी इंडिया इस फील्ड में शुरुआती स्टेज पर है, इसलिए यहाँ बबल जैसी बात करना जल्दबाजी होगी। लेकिन आने वाले वक्त में ये टेक्नोलॉजी भारत के बिजनेस मॉडल्स को पूरी तरह बदल सकती है, इसलिए समझदारी से इसमें निवेश करना चाहिए। आईपीओ मार्केट को लेकर उन्होंने चेतावनी दी है कि फिलहाल ये बहुत ओवरहाइप्ड है। कई छोटी कंपनियां बिना असली वैल्यू के लिस्टिंग करवा रही हैं, इसलिए ये एक बबल है जो ठंडा होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को फोमो से बचकर सिर्फ क्वालिटी कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। आईपीओ मार्केट में इस समय काफी हलचल है। एक के बाद एक कई कंपनियां अपने इशू लेकर आ रही हैं। इसी बीच निवेशकों के बीच एक शब्द बहुत चर्चा में रहता है, जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। हाल ही के कुछ इश्यूज जैसे ग्लोटस और ओम फ्रेट में निवेशकों को तगड़ा नुकसान हुआ, जबकि जीएमपी ने पहले इनके लिए पॉजिटिव लिस्टिंग का संकेत दिया था। ग्लोटस इश्यू प्राइस से 35% नीचे लिस्ट हुआ और ओम फ्रेट 40% डिस्काउंट पर, जिससे ये साफ हो गया कि सिर्फ जीएमपी देखकर निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। इन्वेस्टोगेन के डेटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में आए 232 आईपीओ में से लगभग आधे की लिस्टिंग उनके ग्रे मार्केट प्रीमियम से कम रही। खासकर मुख्य प्लेटफॉर्म वाले इशू में 63% मामलों में वास्तविक लिस्टिंग जीएमपी से नीचे रही। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी की रिसर्च करना जरूरी है। जीएमपी को केवल बाजार के मूड या सेंटिमेंट समझने के टूल के रूप में देखना चाहिए, न कि किसी गारंटी के तौर पर, क्योंकि असली फैक्टर हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स और इशू प्राइस ही तय करते हैं।
इसी बीच सेबी भी बाजार में हेराफेरी रोकने के लिए एडवांस डेटा टूल्स तैयार कर रहा है। इन टूल्स की मदद से सेबी पंप एंड डंप जैसे ट्रेडिंग पैटर्न्स और फर्जी डील्स का पहले से पता लगा सकेगा। इसके अलावा एनआरआई निवेशकों के लिए रिमोट केवाईसी सुविधा पर भी काम चल रहा है, ताकि उन्हें भारत आए बिना अकाउंट खोलने की सुविधा मिल सके। अब बात करते हैं 15 ऐसे स्टॉक्स जिनमें बाजार बंद होने के बाद इनसे जुड़ी बड़ी खबरें आईं और जो सोमवार को फोकस में रहेंगे। डिफेंस सेक्टर में जेन टेक्नोलॉजीज पर निवेशकों की नजरें हैं। कंपनी को भारत सरकार से लगभग 37 करोड़ रुपए के एंटी ड्रोन सिस्टम सप्लाई का ऑर्डर मिला है। ये प्रोजेक्ट 1 साल में पूरा किया जाएगा। कंपनी के पास पहले से कई ऑर्डर्स हैं और सरकार की डिफेंस पर फोकस पॉलिसी के चलते इस सेक्टर में और तेजी देखने को मिल सकती है। एचसीसी को हिंडाल्को इंडस्ट्रीज से करीब 204 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये काम हिंडाल्को के आदित्य एल्यूमिनियम स्मेल्टर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो उसकी सालाना स्मेल्टिंग क्षमता में 2 लाख टन की बढ़ोतरी करेगा। टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के डीमर्जर के लिए रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर तय की है। इस तारीख को जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे, उन्हें प्रति एक शेयर पर नई कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड का 1 शेयर मिलेगा। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज ने सितंबर तिमाही में शानदार नतीजे दिए हैं। कंपनी का मुनाफा साल दर साल 117% बढ़कर 116 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि राजस्व भी करीब 48% बढ़ा है। फिलहाल कंपनी के पास 3.48 GWP की ऑर्डर बुक है, जिसे अगले 12 से 15 महीनों में पूरा करने की योजना है। BLS इंटरनेशनल के लिए बुरी खबर आई है। विदेश मंत्रालय ने कंपनी को अगले 2 सालों तक अपने किसी भी नए टेंडर में हिस्सा लेने से रोक दिया है। यानी अब कंपनी MEA के नए प्रोजेक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स में बोली नहीं लगा सकेगी। एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डीमार्ट की सितंबर तिमाही में मुनाफा मामूली 3.9% बढ़कर 685 करोड़ रुपए रहा, लेकिन कंपनी की बिक्री में 15.5% की अच्छी ग्रोथ दिखी है। कंपनी का शेयर हल्की तेजी के साथ 4,328 रुपए पर बंद हुआ। महिंद्रा लाइफस्पेस ने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है। एक पुणे में जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है और दूसरा मुंबई के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से। दोनों की कुल डेवलपमेंट क्षमता 4,300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। UTI AMC ने अपने सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड में नए लमसम और स्विच इन निवेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कंपनी का कहना है कि ये कदम मौजूदा बाजार परिस्थितियों और देश में सिल्वर की कमी को देखते हुए उठाया गया है। लुपिन को अमेरिकी FDA की ओर से उसकी समरसेट न्यू जर्सी फैक्ट्री पर की गई जांच के बाद एक ऑब्जर्वेशन नोटिस मिला है। कंपनी ने कहा है कि वो इस आपत्ति का समाधान जल्द करेगी और नियामक को जवाब देगी। NDTV ने अपने राइट्स इशू से करीब 396 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो 1.11 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। इस इशू के बाद प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 69% हो गई है। जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी डिजिटल और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, ब्रांड बिल्डिंग और कर्ज घटाने में करेगी। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने दूसरी तिमाही की बिजनेस अपडेट में बताया कि कंपनी की कलेक्शन एफिशिएंसी 100.6% रही, जो मजबूत कैश फ्लो को दिखाता है। इसके अलावा कंपनी की सिस्टम अवेलेबिलिटी भी 99.6% रही, यानी उसके पावर एसेट्स पूरी तरह स्थिर और कुशल रहे। NTPC ग्रीन एनर्जी ने जापान की इन्यूज कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता किया है। ये करार ग्रीन मेथनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन से बने प्रोडक्ट्स की सप्लाई और सहयोग के अवसर तलाशने के लिए साइन किया गया है। एक्सिस बैंक को RBI की एक हाई लेवल कमेटी से लेटर ऑफ कॉशन मिला है। ये पत्र KYC नियमों के सख्त पालन और सावधानी बरतने के निर्देशों से जुड़ा है। बैंक का शेयर हल्की तेजी के साथ 1182 रुपए पर बंद हुआ। फीनिक्स मिल्स ने बताया कि सितंबर तिमाही में उसके सभी मॉल्स में रिटेल कंजम्पशन साल दर साल 13% बढ़ा है, जबकि पहली छमाही में ये ग्रोथ 12% रही थी। खास बात ये रही कि ये बढ़त तब आई जब कई शहरों में भारी बारिश हुई थी। दिवाली के मौके पर निवेशकों के लिए एक्सिस डायरेक्ट ने अपने टॉप 9 लॉन्ग टर्म स्टॉक पिक्स जारी किए हैं, जो अगले 1 साल के नजरिए से अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। ये सभी स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर से चुने गए हैं, ताकि निवेशकों को बैलेंस्ड और ग्रोथ वाला पोर्टफोलियो मिल सके। रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर का मॉडल हेल्थ केयर सेक्टर में खास है। कंपनी एसेट लाइट हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करती है, जिससे कम खर्च में ज्यादा जगहों पर विस्तार किया जा सकता है। ब्रोकरेज का मानना है कि शेयर 23% तक बढ़ सकता है। डॉम्स इंडस्ट्री स्टेशनरी सेगमेंट में एक मजबूत ब्रांड है। GST घटने और मांग बढ़ने से कंपनी की सेल्स में तेजी दिख सकती है। एक्सिस डायरेक्ट ने इसमें करीब 22% का अपसाइड का अनुमान दिया है। KEC इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसमिशन सेगमेंट में बड़ी ऑर्डर बुक के साथ आगे बढ़ रही है। लगभग 34,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर कंपनी के पास हैं, जो आने वाले 2 सालों में रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे।
शाले होटल्स हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपने बिजनेस का तेजी से विस्तार कर रही है। कंपनी अगले 3 सालों में 1200 नए कमरे और करीब 1 मिलियन वर्ग फीट लीजेबल एरिया जोड़ने की तैयारी में है। मिंडा कॉरपोरेशन ने ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में बड़े एक्सपेंशन प्लान बनाए हैं। अगले 5 सालों में कंपनी 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है, जिससे नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और प्रोडक्ट लाइनें जुड़ेंगी। कोटक महिंद्रा बैंक बैंकिंग सेक्टर में स्थिर प्रदर्शन कर रहा है। अनसिक्योर्ड लोन सेगमेंट में दबाव घटने की उम्मीद है और आने वाले महीनों में बैंक से अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। फेडरल बैंक भी एक्सिस डायरेक्ट की लिस्ट में शामिल है। बैंक की MFI स्लिपेज अब कम हो रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार दिखने लगा है। ब्रोकरेज के मुताबिक इसमें करीब 16% की तेजी की संभावना है। JSW एनर्जी ने हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बड़ा विस्तार किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 443 मेगावाट की नई क्षमता जोड़ी है, जिससे उसकी कुल नवीकरणीय क्षमता अब 57% तक पहुंच गई है। कंपनी के पास पवन ऊर्जा में 3700 मेगावाट, सौर ऊर्जा में 2200 मेगावाट और जल विद्युत में 1600 मेगावाट की क्षमता है। ये लगातार अपने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर फोकस बढ़ा रही है, जिससे आने वाले समय में ग्रोथ और मुनाफे की रफ्तार और तेज हो सकती है। कोफॉर्ज IT सेक्टर का एक प्रमुख खिलाड़ी है। कंपनी ने हाल के वर्षों में कई अधिग्रहण किए हैं ताकि अपने सर्विस नेटवर्क और क्लाइंट बेस को मजबूत किया जा सके। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इसमें भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अगले हफ्ते IPO मार्केट काफी एक्टिव रहने वाला है, क्योंकि निवेशकों के पास 6 कंपनियों में निवेश करने का मौका होगा। इनमें से एक नया IPO आने वाला है और 5 पहले से खुले हुए IPO अगले सप्ताह बंद हो जाएंगे। नए IPO की बात करें तो मिडवेस्ट IPO लिमिटेड मेन बोर्ड कैटेगरी में है। ये 15 अक्टूबर को खुलेगा और 17 अक्टूबर को बंद होगा। शेयर प्राइस 114 से 165 रुपए तय किया गया है। मिडवेस्ट इंजीनियरिंग और माइनिंग सर्विस सेक्टर में काम करती है। पहले से खुले IPO में किनारा RBCO एसेट मैनेजमेंट का प्राइस 253 से 266 है और GMP 18 रुपए चल रहा है। ये भारत की पुरानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लंबे समय से सक्रिय है। रूबी रिसर्च IPO का प्राइस 485 रुपए है और GMP लगभग 110 रुपए है, यानी निवेशकों की अच्छी उम्मीदें हैं। ये फार्मा सेक्टर में दवा निर्माण और R&D करती है और प्रोडक्ट कई देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। सेहोरा SME कैटेगरी का IPO है। प्राइस 86 और GMP फिलहाल सामान्य है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में काम करती है। केनारा HSBC लाइफ इंश्योरेंस मेन बोर्ड IPO है। प्राइस 100 से 116 और GMP 2 रुपए चल रहा है। ये भारत की प्रमुख लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। SK मिनरल्स और एडिटिव्स SME कैटेगरी में है। प्राइस 120 से 127 और GMP सामान्य है। कंपनी केमिकल और एडिटिव्स के बिजनेस में सक्रिय है। NSE हर दिन लगभग 17 करोड़ साइबर हमलों का सामना कर रहा है, लेकिन इसकी टेक्निकल टीम और साइबर वॉरियर्स 24 घंटे इनसे निपटने में जुटे रहते हैं ताकि बाजार के कामकाज पर कोई असर न पड़े। हाल ही में NSE ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक DDoS सिमुलेशन किया, जिसमें एक दिन में 40 करोड़ से ज्यादा साइबर हमले दर्ज हुए, लेकिन सिस्टम ने बिना किसी नुकसान के इन्हें झेल लिया। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स की जो इस समय 52 वीक के लो लेवल के पास हैं, लेकिन इनके बिजनेस फंडामेंटल बहुत मजबूत है। ये कंपनियां लंबे समय में ग्रोथ देने की क्षमता रखती हैं और इनका बिजनेस मॉडल भी फ्यूचर के हिसाब से काफी प्रॉमिसिंग दिखता है। सबसे पहले बात करें इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC की। ये रेलवे से जुड़ा एक यूनिक बिजनेस है जिसका प्रॉफिट पिछले 4 सालों से लगातार बढ़ रहा है। कोविड के बाद से कंपनी ने लगातार रिकवरी की है और अब फिर से हर साल बेहतर कमाई दिखा रही है। दूसरा स्टॉक है टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट। ये रिटेल सेक्टर में काम करती है और लॉन्ग टर्म में इसकी ग्रोथ स्टोरी काफी मजबूत मानी जाती है। पिछले कुछ समय में इसमें तेज गिरावट जरूर आई है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल अभी भी सॉलिड है और आने वाले सालों में इसका प्रॉफिट फिर से ग्रो करने की संभावना है। तीसरी कंपनी है हैवेल्स इंडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर अप्लायंसेस सेक्टर में एक बड़ा नाम है। फेस्टिव सीजन के चलते इसके बिजनेस में डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी का प्रॉफिट ज्यादातर सालों में ग्रो करता हुआ नजर आया है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्टेबल बिजनेस मानी जाती है। जुबिलेंट फूडवर्क्स पर नजर डालें तो ये डोमिनोज और डंकिन डोनट्स जैसी ब्रांड्स चलाने वाली कंपनी है। पिछले साल इसके प्रॉफिट में गिरावट आई थी, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ के आंकड़े दिखाते हैं कि कंपनी फिर से ग्रोथ ट्रैक पर लौट रही है। एथर इंडस्ट्रीज केमिकल सेक्टर की कंपनी है जो ओला इलेक्ट्रिक जैसी EV कंपनियों के साथ इनडायरेक्ट कंपटीशन में काम करती है। कंपनी पिछले कई सालों से लगातार प्रॉफिटेबल रही है और हाल ही में इसका नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले समय में ये कंपनी और बेहतर परफॉर्म कर सकती है।